स्वागत है आपका एपीएस ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में विज्ञान विषय के ही जीव विज्ञान से संबंधित एक लेसन आनुवांशिकी, तीसरा लेसन है 10वीं क्लास का आनुवांशिकी, इसके बारे में बात करते हैं। ये लेसन बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। छोटा लेसन है, कितने अंक का आता है? 4 का। शुरू करते हैं। लेसन का नाम है आनुवांशिकी, इसको इंग्लिश में बोला जाता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स जो शब्द है, ये शब्द ग्रीक भाषा के जीन शब्द से बना है। ग्रीक वर्ड है जीन, उससे बना है ग्रीक भाषा के शब्द से। ये जो जीन है, ये आनुवांशिकी की शब्दावली में भी काम आता है कि जीन होता क्या है। अभी जानकारी के लिए इसको याद रखते हैं कि जिस तरह से सजीवों के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक जो इकाई होती है, छोटी इकाई जो होती है, उसको कोशिका बोला जाता है। उसी तरह से आनुवांशिकी की इकाई बोला जाता है जीन को। यदि आनुवांशिकी की इकाई की बात की जाए तो क्या होता है? जीन होता है। ये जेनेटिक्स या आनुवांशिकी होती क्या है? ये आनुवांशिकी जो है, इसके अंदर 2 बातें ध्यान रखनी होती हैं। कौन कौन सी? एक तो होती है आनुवांशिकता। आनुवंशिकता जिसको बोलते हैं इंग्लिश में हेरिडिटी। हेरिडिटी बोला जाता है इसको। तथा दूसरा होता है विभिन्नताएं। दो चीजें। ये आनुवांशिकता क्या है, जिसको हमने बोला हेरिडिटी, इसको ऐसे समझिए, इसकी जगह एक दूसरा शब्द काम में आता है जिसको वंशागति कहते हैं। इसी को बोला जाता है वंशागति। वंशागति का मतलब है कि कोई जो लक्षण है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित हो रहा है। यदि कोई लक्षण अपनी जनक पीढ़ी से, माता पिता से किस में पहुंच रहा है? संतति में, उसको बोलते हैं आनुवांशिक लक्षण। और इनका एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना ही क्या कहलाता है? वंशागति कहलाता है, जिसको हम आनुवांशिकता भी कहते हैं। अब यह आनुवांशिकता शब्द का पहली बार उपयोग, यानी प्रतिपादन जो करने वाले थे, प्रतिपादन जो किया गया वो किसके द्वारा? स्पेंसर द्वारा। स्पेंसर ने आनुवांशिकता शब्द का प्रतिपादन किया। जब इसका प्रतिपादन स्पेंसर ने किया तो इस तरह से पूछ लिया जाए कि जेनेटिक्स शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाले कौन थे, तो ध्यान रखना, इसका सबसे पहले प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक थे बैटसन। बैटसन जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स जो है, इसका, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। जेनेटिक्स की बात की जाए तो ये जो है जीव विज्ञान की एक शाखा के रूप में काम करती है। ये एक शाखा है जीव विज्ञान की, जिसमें सजीवों की आनुवांशिकता और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। ये आनुवांशिकता मतलब आनुवांशिक लक्षणों की वंशागति और क्या विभिन्नताओं का अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं, उसको क्या बोला जाता है? जेनेटिक्स बोला जाता है। उसी को क्या बोला जाता है? आनुवांशिकी। अब इनके बारे में अध्ययन करने वाले जो वैज्ञानिक थे, उनका नाम था मेंडल। क्या नाम था? मेंडल। ये ग्रेगर जॉन मेंडल थे, जिन्होंने पादपों में लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया था। ग्रेगर जॉन मेंडल ने पादपों में किसका अध्ययन किया था?
लक्षणों की वंशागति का। अब लक्षणों की वंशागति और विभिन्नताओं का अध्ययन किया था पहली बार मेंडल ने, इसीलिए इस आनुवंशिकी के पिता किसको कहा जाता है, या फिर आनुवंशिकी के जनक बोलिए या पिता बोलिए, किसको बोलते हैं? मेंडल को। मेंडल ने जो है अपने प्रयोग किए थे उद्यान मटर पर, अपने जो प्रयोग हैं वो किस पर किए थे? उद्यान मटर पर। उद्यान मटर पर अपने प्रयोग किए थे। तो ये उद्यान मटर जो है इसका वानस्पतिक नाम याद रखना हमें जरूरी हो जाता है। तो उद्यान मटर का वानस्पतिक नाम होता है पाइसम सैटाइवम। पाइसम सैटाइवम। पाइसम सैटाइवम वानस्पतिक नाम है उद्यान मटर का। इस पादप पर अपने प्रयोग किए थे मेंडल ने, और अपने इन प्रयोगों के आधार पर आनुवंशिकी से संबंधित नियम दिए थे, और इन नियमों को ही बोला जाता है मेंडलवाद। क्या बोलते हैं इनको? मेंडलवाद। इनको बोला जाता है मेंडलवाद। एक बार ये बात फिर से देखिए, आनुवंशिकी को इंग्लिश में बोला जेनेटिक्स। जेनेटिक्स शब्द देने वाले पहले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था बैटसन। पहली बार जिस शब्द का प्रयोग किया गया किसका? जेनेटिक्स का। किसके द्वारा? बैटसन द्वारा। ये जेनेटिक्स जो है शब्द ग्रीक भाषा के जीन से बना है। जीन क्या होता है? ये आनुवंशिकता की इकाई होती है। क्या होती है? आनुवंशिकता की इकाई। तो जेनेटिक्स क्या है? ये आनुवंशिकी क्या है? ये होती है आनुवंशिकता और विभिन्नताएं। दो शब्दों को ध्यान रखना है। आनुवंशिकता मतलब आनुवंशिक लक्षणों की वंशागति, और सजीवों में आने वाली विभिन्नताएं, इनका अध्ययन जिस शाखा के अंदर करते हैं, जीव विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं, उसको क्या बोला जाता है? जेनेटिक्स बोला जाता है। अब ये जो आनुवंशिकता है इसके लिए दूसरा शब्द काम में आता है, कौन सा? वंशागति। वंशागति का मतलब है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरण, मतलब जनक से किस में जा रहा है? संतति में। तो ये जो संचरण है इसके लिए इंग्लिश वर्ड बोला जाता है हेरिडिटी। वंशागति आनुवंशिकता के लिए इंग्लिश वर्ड क्या बोला जाता है? हेरिडिटी। और हेरिडिटी शब्द का सबसे पहले उपयोग करने वाले प्रतिपादक जिनको कहा जाए वो कौन थे? स्पेंसर थे। कौन थे वो? स्पेंसर। अब ये जो जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स पर सबसे पहले प्रयोग करने वाले कौन थे? मेंडल थे। मेंडल ने अपने प्रयोग किए थे किस पर? उद्यान मटर पर। ये चर्च में पादरी थे, वहीं पर रहते हुए इन्होंने उद्यान मटर पर अपने प्रयोग किए और आनुवंशिकी से संबंधित नियम दिए। इसीलिए मेंडल को कहा जाता है आनुवंशिकी का पिता, या फिर बोलते हैं इसको आनुवंशिकी का जनक। इन्होंने जो उद्यान मटर पर अपने प्रयोग किए थे, इस उद्यान मटर का वानस्पतिक नाम होता है पाइसम सैटाइवम। क्या होता है? पाइसम सैटाइवम। मेंडल द्वारा जो नियम दिए गए थे अपने प्रयोगों के आधार पर, आनुवंशिकी के जो नियम दिए गए, उन्हीं को क्या बोला जाता है? मेंडलवाद। मैं सोचता हूं यहां तक बात आपको। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों के लक्षणों की वंशागति को हमने दूसरा भी नाम दिया था आनुवंशिकता। वंशागति व विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं? आनुवंशिकी बोलते हैं। अब ये आनुवंशिकता क्या है? आनुवंशिकता को हमने क्या कहा था? हेरिडिटी। हेरिडिटी शब्द का सबसे पहले उपयोग करने वाले कौन थे? स्पेंसर। होती क्या है आनुवंशिकता? आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी, ऐसा बोल सकते हैं। पहली पीढ़ी मतलब जनक पीढ़ी, जनक पीढ़ी से किसमें पहुंच रहा है? संतति पीढ़ी में। लक्षण कौन से लक्षण? आनुवंशिक लक्षण। तो आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी या जनक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में संचरण ही क्या कहलाता है? वंशागति कहलाता है। आनुवंशिकता और वंशागति दोनों का मतलब एक ही है, यहां कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आगे देखिए, आनुवंशिक लक्षण। ये आनुवंशिक लक्षण कौन से होते हैं?
ऐसे लक्षण जिनका एक पीढ़ी से या फिर पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण होता है, जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं उनको क्या कहते हैं? आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा किसी के माता पिता के घुंघराले बाल हैं तो उसके संतति में भी वो लक्षण आ जाता है। ये लक्षण कैसा है? आनुवंशिक लक्षण है। आपने रोग का नाम सुना हो, एक वर्णांधता। वर्णांधता रोग जो है माता पिता से कहां पर पहुंच गया? बच्चों में। तो ये रोग कैसा हो गया? आनुवंशिक रोग। मतलब जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संचरित हो रहा है वो लक्षण कैसे होंगे? आनुवंशिक लक्षण होंगे। तो यहां हमने दो चीजों की बात की थी, एक तो आनुवंशिकता जिसकी परिभाषा ये हो गई, दूसरा था विभिन्नता। ये विभिन्नताएं क्यों आती हैं? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में विभिन्नताएं क्यों आती हैं? तो देखिए सजीवों में जनन की एक विधि पाई जाती है, कौन सी? लैंगिक जनन। और लैंगिक जनन के दौरान जीन विनिमय होता है। ये जीन विनिमय 9वीं क्लास में पढ़ते हैं हम। जीन विनिमय होता है जिसके कारण एक ही जाति के सजीवों में क्या पाई जाती हैं? भिन्नताएं। एक ही जाति के सजीवों के बीच क्या हो जाती हैं? भिन्नताएं हो जाती हैं। किसके कारण? जीन विनिमय के कारण। किसके कारण हो जाती हैं? जीन विनिमय के कारण। आगे देखते हैं मेंडलवाद क्या था। हम बात कर रहे थे मेंडल ने जो है आनुवांशिकता से संबंधित अपने प्रयोग किए थे पौधों पर, और पौधों पर प्रयोग करके कुछ नियम दिए थे जिनको किस नाम से जाना जाता है? मेंडलवाद के नाम से जानते हैं। तो आगे देखते हैं मेंडलवाद। मेंडलवाद ग्रेगर जॉन मेंडल ने सबसे पहले पादपों में वंशागति के नियमों का प्रतिपादन किया। पादपों में वंशागति के नियमों का प्रतिपादन करने वाले कौन थे? मेंडल। इसीलिए आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? मेंडल को कहा जाता है। पूछा जाए आनुवांशिकी का जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसने पादपों में वंशागति के नियमों का क्या किया था? प्रतिपादन किया। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? आनुवंशिकी का जनक। और जब आनुवंशिकी का जनक मेंडल को कहा जाता है, इसीलिए मेंडलवाद भी पढ़ना जरूरी हो जाता है। मेंडलवाद के अंदर ध्यान रखना है कि मेंडल कब से कब तक? 1822 से 1884 तक। जन्म की बात करें तो इनका जन्म 22 जुलाई 1822 को हुआ था, और मृत्यु की बात करें तो 6 जनवरी 1884 को। और आज भी 22 जुलाई है तो ये याद रह ही जाएगा आपको कि जन्म कब हुआ था? 22 जुलाई 1822 को। मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 को कहाँ हुआ? ऑस्ट्रिया। ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया नहीं है। कौन सा देश है? ऑस्ट्रिया के एक प्रांत है जिसको बोला जाता है हेंजनडॉर्फ। ऑस्ट्रिया के हेंजनडॉर्फ प्रांत में, यहां प्रांत में गांव कौन सा? सिलिसियन। हेंजनडॉर्फ प्रांत के सिलिसियन गांव में हुआ। इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद में 1843 में ऑस्ट्रिया का शहर है कौन सा? ब्रून। ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर के चर्च में पादरी बनाया गया। चर्च में क्या बनाया गया? पादरी बनाया गया। जिस चर्च में ये पादरी बने उसी चर्च के उद्यान में, चर्च का जो गार्डन था उसी के अंदर इन्होंने मटर, कौन सा? उद्यान मटर पर अपने प्रयोग किए। उद्यान मटर का वानस्पतिक नाम पाइसम सेटाइवम। ये प्रयोग इन्होंने लगभग 7 वर्षों तक किए थे। कितने वर्षों तक? 7 वर्षों तक। 1856 से 1863 तक संकरण के जो प्रयोग किए हैं, इन प्रयोगों के निष्कर्षों को, जो प्रयोग किए उन प्रयोगों के निष्कर्षों को 1865 में ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ध्यान रखना ये नाम, ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के सामने शोध पत्र में प्रस्तुत किया। इन्होंने एक शोध पत्र प्रस्तुत किया सोसाइटी के लिए। सोसाइटी कौन सी थी? ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। 1865 में इन्होंने शोध पत्र प्रस्तुत किया, जिसे 1866 में इस ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री ने 1866 में वार्षिकी एक पत्रिका है जो वर्ष में निकाली जाती थी इनके द्वारा। वार्षिकी में पादप संकरण पर प्रयोग के नामक शीर्षक से प्रकाशित किया।
अब ये जो प्रकाशित किया था इसी में दिया था क्या कि मेंडल जो है इनके जितने प्रयोग थे उन प्रयोगों के परिणाम के आधार पर मेंडल ने आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया और इन नियमों को क्या कहा जाता है, मेंडलवाद। तो मेंडल ने इन प्रयोगों के आधार पर जो नियम दिए थे वो प्रमुख रूप से 3 नियम हम यहाँ पढ़ेंगे। कौन कौन से थे वो 3 नियम? पहला नियम था प्रभाविता का नियम, दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम और तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये तीनों नियम हम डिटेल में पढ़ेंगे। इन तीनों ही नियमों को क्या बोला जाता है, मेंडलवाद कहा जाता है। यदि मेंडलवाद पूछे तो आपको ये बात जरूर ध्यान रखनी है। मेंडल की सफलता के कारण क्या क्या थे कि मेंडल जो है अपने प्रयोगों में सफल हो सका, इसके प्रमुख कारण हैं। सबसे जो मुख्य कारण माना जाता है वो है पादप का चुनाव, कि इसने जो है पादप का चुनाव किया था वो सावधानी पूर्वक किया था। अपने प्रयोगों के लिए जो पादप चुना उसको सही तरीके से चुना था, पहला। दूसरा क्या था? दूसरा है कि इन्होंने एक समय में केवल और केवल एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। एक समय में केवल कितने लक्षणों की वंशागति का अध्ययन? एक ही लक्षण की। जैसे लंबेपन के लिए ले रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ पादप की लंबाई के लक्षण का ही अध्ययन किया। यदि बीज के रंग की बात कर रहा है तो सिर्फ बीज के रंग का ही अध्ययन किया है। फली के आकार की बात कर रहा है तो एकमात्र लक्षण आकार की ही बात की है। मतलब एक समय में क्या किया, एक ही लक्षण की वंशागति, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने का अध्ययन किया। और सफलता का एक कारण था कि जितने भी इन्होंने प्रयोग किए हैं उन प्रयोगों के सभी आंकड़ों का सावधानी पूर्वक कौन सा विश्लेषण, सांख्यिकीय विश्लेषण किया। सावधानी पूर्वक कौन सा, सांख्यिकीय विश्लेषण किया। ये इसके प्रमुख कारण थे मेंडल की सफलता के। अब इन्होंने अपने प्रयोग के लिए केवल मटर के पादप को ही क्यों चुना, उसके भी कुछ कारण हैं। मटर के पादप को क्यों चुना इन्होंने, तो देखिए मटर के पादप का चयन, इसके पीछे क्या कारण रहे होंगे कि इन्होंने जो है मटर के पादप का चुनाव किया। तो मटर का पादप चुनने के लिए इनके प्रमुख कारण ये हैं। देखिए मटर जो होता है वो कैसा पादप है, 1 वर्षीय पादप है। मटर कैसा पादप है, 1 वर्षीय पादप, मतलब कम समय में ही तैयार हो जाता है। ये 1 वर्षीय पादप है जिसके कारण कम समय में अनेक पीढ़ियों का अध्ययन करना संभव है। यदि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के जब यहाँ अध्ययन कर रहे हैं तो यदि अधिक जीवन काल वाला कोई पादप होता तो उसके अध्ययन के लिए लंबा समय लगता, लेकिन इसका जीवन कितना था, 1 वर्ष। ये 1 वर्षीय पादप होने के कारण कम समय में ही अनेक पीढ़ियों का अध्ययन करना संभव हो सका, इसीलिए क्या चुना गया, मटर का पादप। अगला देखिए, यह जो है एक साकीय पादप होता है। कैसा पादप होता है, साकीय। साकीय का मतलब है कि ये जो साकीय पादप होते हैं ये कम जगह में अधिक पादप उगाए जा सकते हैं। कम जगह में ही अधिक पादप उगाए जा सकते हैं। तीसरा इसका कारण था कि मटर का जो पादप है उसका पुष्प द्विलिंगी होता है। द्विलिंगी का मतलब होता है कि पुष्प का नर और स्त्री भाग एक ही पुष्प में पाए जाते हैं। नर भाग बोला जाए तो पुंकेसर और स्त्री भाग स्त्री केसर। मादा भाग जो है कौन सा होता है, स्त्री केसर। तो पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों एक ही पुष्प में पाए जाते हैं। जब दोनों एक ही पुष्प में हैं तो इसमें क्या पाया जाएगा, स्वपरागण। मतलब उसी पुष्प के जो परागकण हैं वो उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। तो यहाँ पर कौन सा परागण पाया जाता है, स्वपरागण। तो स्वपरागण होगा, इसीलिए यहाँ पर कौन सी अवस्था आसानी से मिल जाएगी, समयुग्मजी। समयुग्मजी मतलब दोनों युग्मक कैसे होंगे, समान। समयुग्मजी जो अवस्था है उसी को शुद्ध बोलते हैं। मतलब यहाँ शुद्ध वंशक्रम प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा, शुद्ध वंशक्रम सरलता से प्राप्त हो सकता है। ये इसका तीसरा कारण था। चौथा कारण क्या था कि इसमें स्वपरागण तो पाया जाता है
मटर के पुष्प में कौन सा परागण पाया जाता है? स्वपरागण। लेकिन इसमें पर परागण भी आसानी से कराया जा सकता है। कृत्रिम विधियों द्वारा पर परागण भी आसानी से कराया जा सकता है। कौन सी विधि से कराते हैं? विपुंसन विधि से। कौन सी विधि से? विपुंसन विधि से पर परागण कराया जाता है। अगला था, ये सबसे इंपॉर्टेंट कारण था मटर के पादप के चयन का। कौन सा? मटर में विपर्यासी लक्षणों को जोड़े पाए जाते हैं। विपर्यासी का मतलब है विपरीत। विपरीत एक तरह से विलोम, उल्टा, विलोम मानकर चलिए। विपर्यासी का मतलब क्या है? विलोम। जैसे लंबेपन का गुण है, लंबाई का गुण है, तो इसका लंबे का गुण क्या होगा? बौना। तो ये जो है विपर्यासी लक्षणों के क्या पाए जाते हैं? जोड़े। इसीलिए मटर के पादप का चयन किया गया। मटर के पादप को चयन जब किया था तो मेंडल ने इन विपर्यासी लक्षणों के कितने जोड़ों का अध्ययन किया? तो मेंडल ने 7 जोड़े विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया था। मटर के अंदर कितने जोड़े लक्षण, विपर्यासी लक्षणों का? 7 जोड़े का। अब ये 7 जोड़े लक्षण कौन कौन से थे, इनकी बात करते हैं अगले वीडियो में।